देखिए भाई, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसमें होता क्या है कि जैसे डाटा होता है, पहले DI डाटा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब एक तरीके से उनके बारे में बातचीत करना, उनमें देखना कौन किससे ज़्यादा कौन किससे कम। एक तरीके से डाटा का क्या करना, एनालिसिस करना, उसका क्या करना। हाँ, ये बाकी है, बीच बीच में कराएंगे एक एक दो क्वेश्चन। आज जैसे शुरुआत कर लेंगे ना तो कुछ DI का कुछ दे देंगे काम ऐसे। कल संडे है ना, वरना फिर संडे को और प्रॉफिट लॉस को लेके बैठे रहेंगे। अब देखिए, तो इसमें आपको क्या होगा, डाटा दे रखे हैं और डाटा का क्या करना है, आपको विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो शुरुआत करते हैं। DI डाटा इंटरप्रिटेशन, ऐसे आगे स्पेलिंग होती है इसकी, देख लेना वो आप। अब इसमें डाटा को आंकड़ा भी लिखा जाता है, आंकड़े भी लिखा जाता है, समंक भी लिखा जाता है। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों का विश्लेषण, ये आपका टॉपिक है। अब इसमें आप बोलोगे कि सर वो आंकड़े देगा कैसे, हमको कैसे आंकड़े दे सकता है। ठीक है, तो वो आपको आंकड़े कई तरीके से देगा। जैसे ऐसे देगा, हो सकता है वो आपको एक सारणी बना कर दे। सारणी बना के ऐसे दे दे, ऐसे सारणी बना दी अगले ने। ठीक है, अगले ने जैसे कि सारणी बना दी ऐसे और ऐसे। अब ऐसे सारणी बना के यहां पर ऐसे एक लाइन देगा। ठीक है ना, आ रहा है ना रिकॉर्डिंग में, इतने तो यहां पर लिख देगा वर्ष और नीचे की तरफ तीर कर देगा। यहां पर लिख देगा उत्पादन, ठीक है, और इधर तीर कर देगा। ठीक है, तो अब वर्ष देगा 2016, ठीक है, उत्पादन नहीं, इधर लिखेगा फसल, फसल, इधर लिख दिया गेहूं, चावल, जो, चना, और इधर कोष्टक में नीचे लिख देगा पैमाना। उत्पादन लाख टन में, उत्पादन लाख टन में। ठीक है, इधर 2014, 2013, 2012, 2011, 2010। अब इधर कुछ भी 1, 2, 3, 4, 10, 12, 15 ऐसे पूरा। तो आप आंकड़ा देख सकते हो कि जो है वो चावल है वो 2013 में 2 लाख टन हुआ। राइट, तो ये चीज अपन ने इस टेबल के माध्यम से देखी। ये एक तरीके की क्या है, टेबल है। इसको बोलते हैं टेबुलियन, सारणियन, मतलब सारणी के माध्यम से डाटा को वो रिप्रेजेंट करता है और रिप्रेजेंटेड डाटा आपके सामने आएगा और फिर आप उसका क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, विश्लेषण करोगे। कौन किससे ज़्यादा, चावल का उत्पादन का औसत क्या, कौन किससे कितने प्रतिशत ज़्यादा, कितने प्रतिशत कम। ठीक है, ये सब आप क्या करोगे, विश्लेषण। विश्लेषण कब करोगे, जब आपके सामने डाटा होगा। डाटा का आपके सामने प्रस्तुतिकरण होगा, आपके सामने डाटा को प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुत किन किन फॉर्म में कर सकते हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। नंबर 1 चीज, डाटा को आपके सामने सारणियन के रूप में अर्थात टेबुलेशन फॉर्म में क्या किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे कि आपको ये सीट दे रखी है और इसमें पहला ही जो है वो आपको किस फॉर्म में दे रखा है, टेबुलियन फॉर्म में दे रखा है। राइट, अब नंबर 1 चीज, एक चीज बैठ गई भेजे में आपके बढ़िया तरीके से सेट हो गई। अब देख नंबर 2, नंबर दो पर वो हो सकता है कि आपके सामने डाटा को रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत करें और फिर आप उस रेखा चित्र को पढ़ करके और बढ़िया तरीके से डाटा को क्या करो, एनालिसिस करो। ठीक है, अब वो कैसे देगा रेखा चित्र के रूप में, जैसे कि इसे बना दिया, इधर लिख दिया उत्पादन, सॉरी उत्पादन क्या, इधर तो सन, वर्ष आ रहा है क्या, रेखा चित्र अपने घर की खेती है, इधर कर लेते हैं रेखा चित्र। तो इधर क्या लिखना है, नीचे वर्ष,
ये लिख दिया वर्ष, और वर्ष में क्या है 0, 2010, 2011, 2012, 2013, और इधर लिख दिया जैसे फसल, तो इधर फसल क्या लिखेगा, इधर लिखेगा वो उत्पादन, उत्पादन जैसे 10 लाख टन, 20 लाख टन, 30 लाख टन साल, इधर तो 10-20 लिखेगा, यहां पर लिख देगा लाख टन। अब वो क्या करेगा, इधर देगा आपको पैमाना, पैमाने में क्या बोलेगा कि जो गोल गोल है वो चना है, ठीक है, या फिर ऐसे दे देगा ये डॉटेड लाइन है वो आपकी क्या है, चना है, जो एकदम गहरा है वो आपका जौ है, ठीक है, और जो ऐसे चल रहा है वो आपका गेहूं है। फिर क्या करेगा, फिर ऐसे पॉइंट लगा देगा और एक को डॉट डॉट ले जाएगा, एक को ऐसे घुमाते हुए ले जाएगा, एक को गहरा गहरा ले जाएगा, फिर वो जो जहां जहां पर टच होंगे, जैसे मान लो 2011 का ये वाला यहाँ 30 लाख टन पर टच है, तो आप सीधा क्या देखोगे कि ये गहरा वाला क्या है, ये जो है, 2011 में जो हुआ था 30 लाख टन, तो ये होता है रेखा चित्र। सेकंड फॉर्म ये आती है रेखा चित्र वाली, ठीक है ना, लाइन ग्राफ बोलते हैं इसको, नॉर्मल चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं। अब नंबर 3 पर क्या होता है, नंबर 3 पर आता है बार ग्राफ, जिसको बोला जाता है दंड आरेख, ठीक है ना, क्या बोला जाता है। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे बनाएगा, सेम ऐसे ही सन लगा दो इधर, ये मैं सन और इतो दो थे आधे को लगेगा, खाली चावल जो और खाली फसला कोई करे, ठीक है, सभी चीज का होता है ये उदाहरण है। तो इधर सन दे देगा 2010, 11 ऐसे सारी दे देगा, इधर दे देगा उत्पादन दे दिया, और इधर दे देगा लाख टन में, और यहां पर पैमाना बता देगा कि जो ऐसे नॉर्मल बने हुए ना वो तो है गेहूं, ठीक है, जिसके बीच में ऐसे लाइनें की हुई है ना वो है चावल, जिसके बीच में ऐसे डॉट 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 है ना वो है आपका चना, उदाहरण के तौर पर। फिर आपको कैसे देगा, फिर यहाँ पे बनाएगा जैसे एक सिंपल, एक में ऐसे धारियां, और एक में ऐसे डॉट 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 डॉट। अब दो जैसे इधर 10 लाख टन, 20 लाख टन, 30 लाख टन, तो 2010 में गेहूं कितना हुआ 10 लाख टन, और चावल कितना हुआ 20 लाख टन, और ये 30 लाख टन। ऐसे आप डाटा को पढ़ सकते हो, ऐसे प्रत्येक साल का दे रखा होगा। मैंने तो ऐसा बनाया, इतना अच्छा नहीं बना, आपके पास सीट आएगी उसमें देखना एकदम क्लियर दिखेगा हर चीज। अब चौथी चीज क्या आती है, 4 तरह के देते हैं डाटा, चौथे में आता है आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट कहते हैं ऐसे गोला बना हुआ आएगा, ठीक है ना, इसका टोटल संपूर्ण इसका 360 डिग्री होता है, ऐसे बना देगा, ऐसे बना देगा, ऐसे बना देगा, इसमें ए, इसमें बी, इसमें सी और इसमें डी, ठीक है। अब ए बी सी डी, और इधर लिख देगा कोई में 36%, कोई में 24%, कोई में कुछ दे देगा, कुल इतना है, तो कुल कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा आपका 100% के बराबर। अब जिसका ज्ञात करना उसको गुणा में रखना, निकालते जाना, और नीचे लिख देगा विभिन्न परिवारों के खर्च, अब ए के परिवार का इतना खर्च, बी के इतना, तो ये गोल चार्ट देता है, इसको पाई चार्ट, ये दंड आरेख, ये रेखा चित्र और ये सारणियन, और इनके माध्यम से डाटा आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, और उन विभिन्न डीआई का जो डाटा इंटरप्रिटेशन करना है, उन आंकड़ों का आपको विश्लेषण करते हुए जो घटनाओं को अंजाम देना है, नीचे जितने भी पर्सन हैं उनके आपको जवाब सुव्यवस्थित रूप से देने हैं। अब जब ये इसको कॉम्प्लिकेटेड करेगा तब कैसे करेगा, पहले तो शुरुआत में तो बहुत छोटा छोटा पूछी कि अच्छा टोटल चावल को उत्पादन की तो जनते दे था बताओ यार तंदानिया लाग हाँ आवे थे अपन, ठीक है, बस धीरे धीरे औसत पूछी, पच यहाँ पूछी कुल चावल का उत्पादन, कुल गेहूं के उत्पादन का कितना प्रतिशत है, पच में का पर आए, पच काऊ धीरे धीरे स्टार्ट हुई, पच एक पाई चार्ट दे, पच 2 पाई चार्ट दे, एक साइड तो ए बी सी डी के घर को खर्च है, एक साइड ई एफ जी एच को एजुकेशन पर खर्च, पच में दोनों की कहीं करनी रही तुलना, ई के घर में जो खर्च होता है वो एफ के एजुकेशन के खर्च से कितना ज्यादा है, यहाँ समझ में बात, तो धीरे धीरे लेवल अप हुई। तो लगाओ डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों का विश्लेषण, और ये सारा बना लो।
एक बार क्या, हम एक स्कूल में लास्ट में कोर्स करवाने गया, ठीक है, तो उसके स्कूल मालिक ने वो सारा कुछ फिक्स करने के बाद में पूछा कि सर और क्या चाहिए, मार्कर चौक सब रख दिए मैंने कहा और तो चाय चाहिए। मेरी बैटरी डाउन हो गई ना, पता ही नहीं लगेगा एक्स किधर गया, एंगल त्रिभुज किधर है। तो वो आपको पता है क्या करते थे, जो मेरे ये ऐसे था ना, इसके ऊपर एक तो वो कप वाले और एक थर्मस भर के रख दो, चल कर रखो, है कि नहीं। तो जितनी 2 3 4 4 घंटे कंटिन्यू चलती थी। अभी आप इसको लिखोगे तब तक आपको टाइम लगेगा ना। आप लिखो तो बंद मत कर देना, आप देखोगे सर तो ये बंद कर देना। लिखो लिखो।
देखो इसका आप ऐसा करना, वीडियो में से भी खींच कर बना लेना, अभी टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। आ रहा नहीं इधर, ये जितने भी बना रहे हो ये बाद में आप बना लेना वीडियो में से। फोटो खींच लो इसका, वरना मोबाइल में से अभी लिख लेना। लिख लिया, फोटो खींच लिया। ला, ये क्या गेम खेलना शुरू हो गया क्या? हाँ? लूडो खेल रहे हो? ये तो लूडो की आवाज है। हाँ? अच्छा, कैसी कैसी आवाजें निकालते हैं। एक आप लोगों ने देखिए, एक एप्पल की एलेक्सा आती है बात करने के लिए। हाँ, काफी शानदार तरीके से बात करता है वो। हाँ, एलेक्सा, एलेक्सा एक गैजेट आता है एप्पल का बातें करने के लिए। किसी को लगे ना यार अकेले ही बैठे हैं, कोई बात करने वाला ही नहीं है। जैसे गूगल असिस्टेंट से टाइम पास करते हैं ना, वैसे उससे कर सकते हैं। हाँ, स्नैपचैट में तो देखिए, सबसे पहले अपन पाई चार्ट देख लेते हैं। आप इस सीट को उल्टा कीजिए, इसमें लिखा हुआ है पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए तथा इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहले मैं इसको बनाऊंगा यहाँ पर, है ना। तो देखिए, इधर है 120 डिग्री, इधर है आपका 90 डिग्री, इधर है आपका 70 डिग्री, और इधर है आपका 60 डिग्री, और इधर है आपका 20 डिग्री। अब देखो इसमें चिन्ह बनाए हुए, वैसे बता दूं, इसमें जो एकदम खाली स्पेस छोड़ा हुआ है उसको बोला कि ये बंजर है, उजड़ी खेती है ये, ठीक है, बंजर भूमि। तो अब देखो बंजर भूमि कौन सा हो गया, ये वाला। ये वाला क्या हो गया आपका, बंजर भूमि। अब आगे क्या है, आगे तीर बना के, और जिसमें तीर किया हुआ है उसको बोला है कृषि भूमि। तो ये क्या है, आपकी जो तीर बना हुआ है ये आपकी क्या है, कृषि भूमि। तीर वाला आपका कृषि भूमि। तो इसके ऐसे लिखा हुआ है और इसको लिखा हुआ है कृषि भूमि, राइट। तो ये आपकी क्या हो गई, कृषि भूमि, राइट। उसके आगे जो ऐसे किया हुआ है वो है आपकी तर भूमि। तो इसके मैं सीधा ही लिख देता हूं, इसको क्या लिख दिया, तर भूमि। और जो सीधा ऐसे लाइनें हैं, ऐसे ऐसे लाइनें की हुई है, उसको क्या बोला हुआ है, बसी हुई भूमि, बसी हुई भूमि। आ रहा है ना वीडियो? यहाँ ली, बस यहाँ बसा देते हैं इसको, बसी हुई भूमि। और उसके बाद में दे रखे हैं छोटे छोटे क्रॉस के, प्लस के चिन्ह। ये प्लस के चिन्ह ये है सड़कों के उपयोग में ली हुई भूमि। किसमें, सड़कों के उपयोग, सड़कों के उपयोग में ली हुई भूमि। अब देखो एक DI 5 क्वेश्चन को सोल्व करती है, ठीक है। पहला है बंजर भूमि का कृषि भूमि से अनुपात। इसको सोल्व करते वक्त एक बात ध्यान रखना कि जैसे बंजर भूमि का कृषि भूमि से अनुपात, तो जो बंजर भूमि है वो पहले बोला गया है तो वो पहले आएगी, और कृषि भूमि बाद में बोली गई तो वो बाद में आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, बंजर भूमि का कृषि भूमि से क्या निकालना है आपको, अनुपात। कृषि भूमि से आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना। तो बंजर भूमि पहले देखो कहाँ है, 120, टोटल 120। आपको एक चीज बता दूं, यहां पर टोटल योग कितना होता है, 360, 360 है। तो ये 120 डिग्री पर आपकी क्या है, टोटल 120 वैल्यू पर तो बंजर भूमि है। अब कृषि भूमि कितने पर है, तो कृषि भूमि कितने पर है, 90 पर। तो ये 90, अब 0 से 0 गया, 3 से काटना 4 अनुपात। तो ये नंबर 2, एक DI दिया हुआ, उस पर आधारित प्रश्न, कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के उपयोग में लाया गया। अभी देखना कुल भूमि का कैसे निकालते हैं, अभी अपन निकालते हैं। देखो कुल भूमि का, किसका, कुल भूमि का। तो कुल भूमि कहाँ रहेगी, नीचे।
कुल भूमि, तो कुल भूमि कितनी? कुल भूमि 360 है। कुल भूमि का, अब किसका पूछ रहा है? जिसका कृषि के उपयोग में, तो कृषि के उपयोग में कितनी है? 90। अब परसेंटेज निकालना है गुणा 100, 0 से 0 4 बार, 4 से 25, 25%। आगे ये बोल रहा है कि यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़ है तो तर भूमि कितना है? ठीक है, तो अब एक काम करो, पर्सन में बोल रहा है कि कुल भूमि 7200, जो पर्सन में दे रखा है वो कहाँ रखते हैं? ऊपर रखते हैं। अब जैसे पर्सन में देख रहा है उसकी टक्कर में जो अपने पास है वो अपन कहाँ रखते हैं? नीचे। पर्सन बोल रहा है कि मेरे पास कुल भूमि गांव की 7200 एकड़ है और अपने यहां पर कुल भूमि कितनी है? 360, तो यहां रखो 360। जो ज्ञात करना है वो गुणा में ज्ञात क्या करना है? तर भूमि, तो तर भूमि कितनी है? 70। ठीक है, तो यहां रखो 70। तो देखो 0 से 0 कट, 36 से ये 72 2 बार, तो 20 इंटू 70, तो 20 इंटू 70 कितना हो जाएगा? 1400। 1400 उसमें एकड़ बोल रखा था तो इसमें भी एकड़ हो जाएगा, तो 1400 एकड़। इसके आगे सड़कों के उपयोग में आई भूमि बसी हुई भूमि की, किसकी? बसी हुई भूमि की, तो नीचे क्या आएगी? बसी हुई भूमि, तो बसी हुई भूमि कितनी है? 60, बसी हुई भूमि 60। ठीक है, और क्या बोल रहा है? सड़कों के उपयोग में आई, तो सड़कों के उपयोग में कितनी आई? 20, और इंटू में कितना? 100%। 0 से 0 3 बार, 3 से 33/1/3%। ये लो, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। अब ध्यान सिर्फ इतना रखना, सड़कों के उपयोग में आई हुई भूमि बसी हुई भूमि की, किसकी? बसी हुई भूमि की, तो बसी हुई, बस। तो ये 1 पर 4 हो गए, और है क्या इधर? ये हो गए, ये 4 हो गए। तो अब पता लगा क्या डीआई को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसको नोट करो। ये बहुत उपयोगी है यार, ये नेट में आता है, एक बार में 5 क्वेश्चन ले बैठता है। ठीक है, जिसको नहीं आता उसका 5 ले जाता है। हाँ, टेबुलेशन फॉर्म में आते हैं, कोई पाई चार्ट दे दे, टेबुलेशन भी इजी है, टेबुलेशन इससे भी इजी है ना? तो आप लोग करो इसको। देखो आप हिसाब किताब पूरा रखा करो, जैसे आज थोड़ी सी बारिश आई नहीं और कोई आए नहीं, ठीक है, वो तो ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो देखे, ठीक है, वरना कितना कुछ खो देंगे आप, ध्यान रखना। आज कैलेंडर में अमूमन रोज के बजाय आज ज़्यादा टाइप करवाई, ज़्यादा तरह के क्वेश्चन कराए, ज़्यादा कंसेप्ट बताए। और ये देख लो डीआई पूरा स्टार्ट कर दिया, अब लेखा चित्र रेखा चित्र जो करना था वो कर दिया। अब कल से आएगा क्वेश्चन सोल्व होगा, फिर बैठे बैठे मुंह देखेंगे। लिखो, ये आप ऐसे मत सोचना कि यहाँ फ्री में है तब ऐसे छुट्टी रखते हैं। आप उत्कर्ष में बेस लगाते हैं ना, तो मैंने देखा है कि जैसे 300 300 400 400 बेस लगाते हैं, तो 300 तो वो पहले दिन ही बैठते हैं, अगले दिन से 10-15 नहीं मिलते, फिर 10-15 सीट खाली रहेगी, फिर रहेगी, फिर लास्ट में क्या करते हैं? लास्ट में वो 2-2 बैच को मर्ज कर देते हैं। समझ में आई बात? सेकेंड ग्रेड का मैथ का एक बैच चलता था, उन्होंने लास्ट में 3 बैच को मिला के एक बैच कर दिया, क्योंकि वो आते ही नहीं, फिर बस लास्ट के 1 महीने में तो कोई 40-50 बैठ रहे गए। देखिए सभी बड़ी कोचिंगों में वगैरह में, छोटी में बड़ी में, सभी जगह यही होता है। आपको क्या लगता है रियल में कंपटीशन इतना है? फर्जीवाड़ा ज़्यादा है, कंपटीशन कम है। यदि पूरी की पूरी 1 नंबर में करवा देना, पूरी की पूरी भर्ती 1 नंबर में, कि भाई एक सिंगल कैंडिडेट भी फर्जी नहीं लगेगा, तो जो स्टूडेंट आपके दोस्त, आपके आसपास आप जो देखते हो कि यार ये गली में ये लड़का या ये लड़की ठीक है, ये थोड़ी बहुत पढ़ती, उसकी जॉब लग जाए। जो भी ऐसा कि ये थोड़े बहुत यार ये भर्ती आई, ये 2-3 महीने पढ़ रहा था, 2-3 महीने पढ़ा ये अच्छे से, वो लग जाएगा, यदि फर्जीवाड़ा नहीं हो तो। कंपटीशन क्यों बढ़ता है बताऊँ? जिसके मतलब कि मान लो कोई कैंडिडेट बहुत ज़्यादा धुआंधार है, अब जैसे आपको पता है जो सीधा यार पेपर पढ़ के जाता है उसको कोई लीड कर सकता है क्या? तो ठीक है, वो उससे लीड नहीं होगा ना, तो अगली बार कंपटीशन उतना रहेगा। अब आप अपने आसपास देखते हो, आपको पता है ये पढ़ने वाले कितने के। अभी आप सोचो यदि ये रीट पूरी की पूरी पारदर्शी तरीके से होती जो अभी हुई, तो 48,000 कैंडिडेट लगते। पूरे राजस्थान में से 50,000 पढ़े लिखे लोगों को आप ऐसे साइड में कर दो कि ये पढ़ने लिखने वाला है, ये लो जॉब, तो मुझे बताओ अगली भर्ती किससे करवाएंगे? अगली भर्ती में कौन आएगा सिलेक्ट होने के लिए?
आपको लगता है कि 50,000 से ज़्यादा है पढ़ने वाले? नहीं है। ढूंढ लेना, रेशियो निकाल लेना आसपास पढ़ने वाले कितने के हैं। आप अपने यार गांव में कहीं पर भी ऐसे सोचा करो कि यार पढ़ने वाले कौन कौन है, तो फिर आपको ऐसे लगेगा, ऐसे काउंट करोगे ना, इतनी दूर आएगी तब तक खत्म हो जाएगी मामला, ठीक है ना। तो ये फर्जीवाड़े की वजह से मैं बताऊं, अभी रीट में ये हालत है। एक साइंस मैथ्स के मेरे से एक क्लास जूनियर थे, वो उनकी 8 में मेरिट थी, 10 में मेरिट थी, और इसमें मेरिट होल्डर है, 12th में भी मेरिट होल्डर है, ठीक है। वो 2018-19 से मतलब वो कंटिन्यू तैयारी करते। तो हमने 2-2.5 साल तक मैंने दोनों ने साथ में तैयारी की थी, तो हमारे बराबर स्कोर रहता था, कभी उनके एक ज़्यादा कभी मेरे एक ज़्यादा, ऐसे करते 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 रीट में। तो उसमें फाइनल जब रिजल्ट आया तब मेरे 127 थे, उनके 128 थे, ऐसे वो एक नंबर मेरे से ज़्यादा थे। तो वो भर्ती यदि सही पारदर्शी तरीके से होती तो उसमें सिलेक्शन हो जाता, उनका भी हो जाता, मेरा भी हो जाता। वो हो गई रद्द। उसके बाद मैं सेकंड ग्रेड की करने लगा, और उन्होंने फिर कंटिन्यू 2.5 साल तैयारी की हुई, और फिर कंटिन्यू किस में लगे? रीट में लगे, और अभी तक कंटिन्यू तैयारी कर रहे थे। अभी इसमें दुगुना का तो हो गया, लेकिन इतना सा ही ऊपर है। तो उनको पता है कि अपन कहाँ हैं, बाहर है। उनको आज के दिन खुद को पता है कि बाहर है। तो अब मुझे ये चीज़ बताओ कि यदि इस लेवल का बंदा है, इतनी कितने है, तो अब बताओ वो अगली भर्ती में फॉर्म भरेगा कि नहीं भरेगा? भरेगा ना। और अगली भर्ती में वो और ऐसी तैसी करेगा कि नहीं करेगा? अपने साथ बैठने वालों की दबा के ऐसी तैसी करेगा, ठीक है ना। बस यही वजह है कंपटीशन बढ़ने की। अब ये जितने भी है ना बैठे, जिस भर्ती में जाएंगे वो टांग अड़ाएंगे, एलडीसी का फॉर्म देंगे, उसमें ये लो जीके वगैरह 4 साल हो गए वो घोट रहे हैं, राणार कुंभार सारे आगे पीछे घूमते हैं उनके, ठीक है। तो अब इस वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है, वरना वो कब सेलेक्ट होने के थे? 2021 में, उस समय सेलेक्ट होने के थे। आज तक तो कंपटीशन से बाहर रहने चाहिए। तो अब जो नया आ रहा है, अब हर बार आधे फर्जी आधे हो रहे हैं ना, ऐसे हो रहा है। वरना आप खुद सोचो यार, अभी मैं 1 लाख ज्वाइनिंग दे दी, मतलब ये भर्ती मिला है ना, तो ये इसकी ज्वाइनिंग होगी ना, तब तक 1 लाख ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो 1 लाख लोग निकाल दें राजस्थान में, इसकी 1 लाख की जॉब लगी, तो पीछे कोई रहता है क्या इतना? अगली भर्ती आए ना तो उसमें नॉर्मल कैंडिडेट लगते हैं, एकदम नॉर्मल, जो थोड़ा बहुत पढ़े लगा, थोड़ा बहुत पढ़ा लगा। तो ये दिक्कत है, ये मिटा दो। देखिए अभी हिंदी का देखा क्या आपने? कट ऑफ हिंदी का देखा, दुगुने का ही देखा आपने। दुगुने का 231 है, मतलब 115 सवाल से भी ज्यादा। यार हिंदी का ऐसे कोई कट ऑफ आता है क्या? नहीं, कितना ही कुछ होना, तो 150 में से 115 क्वेश्चन राइट करना काफ़ी चीज़, बड़ी चीज़ होती है। अभी फाइनल जाएगा ना, फाइनल आएगा ना, तो मेरे ख्याल से ये 10 नंबर से ज़्यादा ही जाएगा, मिनिमम 10 है, ठीक है ना। क्योंकि आधे कैंडिडेट बाहर करने, हर 2 में से 1 बाहर है, आधा कचरा बाहर आधा अंदर। तो इतना करेंगे ना, लगभग 7-8 क्वेश्चन ऊपर चढ़ जाएगी। तो 123 क्वेश्चन हो गए, 150 में से 123 क्वेश्चन का मतलब समझते हो क्या आप? ठीक है, 123 क्वेश्चन का मतलब होता है जैसे 1.5 का 1, 82% के समथिंग। तो 82% वो कोई 12वीं को प्री बोर्ड तो है कोने, ठीक है ना, कंपटीशन एग्जाम है। तो आप सोचो कि इसमें मतलब इतना जो 80 स्कोर करेगा वो तो बाहर है। 120 क्वेश्चन तक तो मुझे लगता है कि रह जाएंगे इधर ही। तो 80% तक जिसका जा रहा है वो भी बाहर है। तो आप सोच लो कि ये किस प्रकार से हो रहा है सारा। तो अब ये बचे हुए हैं ना, ये जो 80 के आसपास, ये 118, 119, 117 क्वेश्चन सही, ये अगली भर्ती देंगे। ओ हाँ, अगली भर्ती देंगे, अगली में बैठेंगे और उनका फिर स्कोर हाई रहेगा, तो वो फिर कंपटीशन में। हाँ और पीछे देखो, एक तो वो है, एक जो नई क्रीम आती है जिसमें नए जो आते हैं वो टॉप लेवल के स्टूडेंट रहते हैं, वो 1 साल में उनके टच करते हैं। तो ऐसा करके वो ऐसे हो गया। समझ आई बात? मेरे कहने का मतलब ये है कि एक्सीलेंस होता है ना, वो कंपटीशन को क्रैक करता है। एवरेज के लिए जगह नहीं बची, वरना एवरेज कैंडिडेट भी लगता। अब सिर्फ एक्सीलेंस को जॉब मिलती है, एवरेज रह जाता है। और बाकी जो लगते हैं वो एकदम गधेड़े लगते हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं, वो फर्जी लगते हैं सीधे। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, जैसे कोई 15-20 लाख दे के लगेगा, तो वो लगते ही पहला काम क्या करेगा आपके हिसाब से? वो पहले अपने 20 लाख रिकवर करेगा कि 20 में मैं लगा, 10-10 के 2 लगा दूं तो मैं फ्री। समझ में आई क्या बात? तो फिर और लगेंगे वो 2, तो फिर ये चेन चलेगी ऐसे। अब आप सोचो कि दूसरा जो काम है उसकी तो चलो छोड़ो, कि कोई दूसरी जगह कुछ काम कर रहा है तो वो ठीक है। अब एजुकेशन लाइन में जो आएंगे वो क्या करेंगे?
हाँ तो हाँ वो पढ़ाने जाएंगे दूसरी कोचिंगों में, या फिर वो मान लो क्या देंगे, कई तो मतलब ऐसे अवन्य चवन्य लग रहे हैं, हाँ तो वो क्या करेंगे फिर, वो ऐसे ही काम करेंगे जैसे रोज अखबार में आते हैं, ठीक है, वो अपनी रिकवरी करेंगे कैसी कैसी तो करेंगे, तो फिर ऐसे करके ये बर्बादी का है। हाँ अब वो अभी ईडी खुलासा कर रही है, अभी एसओजी रीडी ये सेकंड ग्रेड वाला हुआ ना, उसमें सबूत हाथ नहीं लगे कि पेपर की सील लीक नहीं है, और वो जो था ना मेन लॉकर वगैरह वो भी लॉक नहीं है, कैमरे में कुछ आया नहीं, तो वो पेपर कैसे ले गया ऐसे बोलते, क्योंकि एसओजी वो राजस्थान सरकार के अंडर में चलती है, तो वो वही फैसला देती है जो राजस्थान सरकार बोलती है, तो वो जांच में वही लिखते हैं। अभी ईडी वाले खुलासा कर रहे हैं, ईडी वाले बोले कि ये लिफाफे वगैरह ये खुले हुए इसलिए नहीं है क्योंकि वो 2 महीने पहले ही पेपर ले गया, वो पेपर ले जाके घर पे फिर नोट करके सारा लीक करके फिर ला के दिया, उसके बाद सील वगैरह लगाई, ठीक है, तो फिर सील खुलेगी कैसे, 60 दिन पहले पेपर लेके गया, न्यूज आई हुई है आज वाले में, 60 दिन पहले ले गया। हाँ तो इस हिसाब से है। मेरा ये मानना है कि अभी मैं बता दूं कि इसका जो लास्ट में पूरा पूरा आउट हो गया था, उसके बाद पीछे वाला सेकंड ग्रेड का रद्द भी हो गया था वो जीके वाला पेपर, उसके बाद में मैंने देखा कि कैसे आते हैं किसी के पास यदि पेपर आता है, तो मैंने एक फ़ोटो देखी, उसमें क्या लिखा हुआ था, जैसे 1 2 3 4 ऐसे 100 के 100 क्वेश्चन लिखे हुए, उनके आगे ऐसे लिखा हुआ था जैसे राणा कुंभा, ऐसे मतलब आंसर लिखे हुए, और पर्सन वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ आंसर खिलाओ। अब उसमें वो हो गया अभिनव भट्टाचार्य किसे कहते हैं, तो फिर उसका वो राणा कुंभा हो जाएगा, सेट हो जाएगा अपने आप। तो अब 100 ऑप्शन को यार कोई 10 मिनट पहले रीड मार के जाए, ठीक है, तो वो तो भले ही 2 साल पढ़ रहा है ना, उसको भी पीछे कर दे, तो सीधा सीधा हो गया ऐसे। देखिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। ऐसे नहीं होना चाहिए, देखो एक नंबर में होना चाहिए, आप पढ़ो तो आप लग जाओगे, कोई और पढ़े तो वो लग जाएगा, प्योर 1 नंबर रहना चाहिए। अब मैं बताऊं इसमें कितनी खराब पोजीशन का मामला है। जब सेकंड ग्रेड का पेपर रद्द हुआ था तो मतलब हम गए थे उसमें पेपर देने, हम जैसे ही बैठे वापस उठा दिया कि बस हो गया, फिनिश, आउट हो गया, बाहर चलो, पेपर बांटने से पहले। तो हम उसमें बाहर आए तो वहाँ पे क्या हुआ, 3-4 लड़कियाँ वगैरह ऐसे थी, तो वहाँ पे वो ऐसे रो रही थी, कर रही थी ऐसे, तो मतलब वो पुलिस वाले बोल रहे थे कि रो क्यों रहे हो आप, ऐसे रोने से क्या होगा, और आप मतलब कि एग्ज़ाम तो होते रहते हैं, अब जो हो गया सो हो गया, रोने से कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि सर तैयारी वगैरह का कुछ नहीं, हम यहाँ आए थे ना तो किराया वगैरह भी उधार लेके आए थे, तो अब नेक्स्ट टाइम आए तो और उधार लेके घर वाले कितना पढ़ाएं, कितना करें मैनेज, तो सही बात है। तो अब मुझे आप ये बताओ, जो मतलब पैदा होते ही कोई चांदी की चमची मुंह में लेके पैदा हुआ है, तो वो तैयारी करते हैं क्या, नहीं करेंगे। और 1-2% बाय द वे 1-2% यदि कोई तैयारी करते हैं तो मुझे आप ये बताओ कि उनके तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, और वो तो ऐसे ही लग जाएंगे, पेमेंट देके ही लग जाएंगे। तो मरता कौन है, जो गरीब होता है ना, वो पीसने में आता है। समझ में आई बात। तो इस वजह से फिर उन्होंने कहा कि सर ये मतलब क्या, मैंने ये 1-2 नहीं हज़ारों उदाहरण देखे हुए, मैंने इतने साल हो गए पढ़ाते हुए कंपटीशन की कोचिंग में, कहीं जहाँ कहीं पर भी पढ़ा रहे हैं, मैंने ये नोटिस किया कि ज़्यादातर स्टूडेंट वही होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं। एक बार एक बच्ची थी कोचिंग में, वो उसने बोला कि सर थोड़ा कोई टाइम में वो ऊपर नीचे कर दो, कि क्या हुआ, कि सर उस समय वो घर पे मेरे काम वाम रहता है, मैंने जैसे तैसे मैनेज किया, मैंने अपने कानों के जो टॉप्स होते हैं वो बेच कर मैंने मेरी फीस जमा करवाई। तो फिर वैसे स्टूडेंट यार, उनको कई वालों के आधे मतलब लड़के और लड़कियों के आधे के ये रहता है कि घर वालों को बोला रहता है कि लास्ट चांस है, रहता है कि नहीं रहता है। अब मान लो उस समय वो भर्ती वैकेंसी रद्द हो गई, तो फिर वो 2 साल पे गई, 2 साल में कौन कहाँ से कहाँ हो जाता है। और पैसे ज़िंदगी ऐसे तो है नहीं कि 500-400 साल है, 100-150 साल तैयारी कर लेंगे, फिर 100-150 साल और कुछ देखेंगे, ठीक है। अब 60 के बाद में फिनिश है, 25-25 26-26 के हो गए, अभी बची खुची में से 2 लेके चला जाएगा एक भर्ती, तो फिर तो ऐसे रहता है, मामला थोड़ा टाइट रहता है। आगे बढ़िए। ये जो आपके डाटा इंटरप्रिटेशन, ये पीछे की तरफ टेबल्स दे रखी है, देखना जरा पीछे की तरफ करना, टेबल इसमें दे रखा है विभिन्न फैक्ट्रियों में स्कूटरों का वार्षिक उत्पादन हजारों में। अब हजारों का मतलब क्या है कि जो फैक्ट्री पी है, इसको देखो मैं पढ़ना बताता हूँ। फैक्ट्री पी ने 1985 में कितने कूलर क्या स्कूटर बनाए, 20,000। अब फैक्ट्री पी का जो 1985 वाली, जो 1985 में PQRST, इन सभी फैक्ट्रियों ने मिलकर कुल कितने स्कूटर बनाए, 115,000, मतलब कि 1,15,000। बस पढ़ना आ गया ना। अब अपन क्वेश्चंस का क्या देंगे, जवाब देंगे।
तो सबसे पहले टेबल है वो मैं बना देता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने एक इधर से पाई चार्ट पढ़ा और वो बना के आपको सोल्व करना बताया, तो एक जो शेष बचा पाई चार्ट है ये आपका होमवर्क है, कल संडे ना। अब इधर से मैं एक टेबल करवाऊंगा और एक टेबल आपका क्या है, होमवर्क है, राइट। तो ये मैं टेबल यहाँ पे बनाता हूँ। तो इधर है PQRST, ठीक है। इधर है 1985, 1986, 1987, ठीक है, 1988 और 1989। एक दो देखो, एक मैं आपको चीज़ बता दूं, टेबल का तो अपन सोल्व कर लेंगे। आपको मतलब आप लंबी तैयारी करोगे ना तो आपको खुद को प्रिपेयर रखने में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, जो भी कोई भी लंबी तैयारी जो करते हैं उसके लिए मैं बता, क्योंकि अभी सबका सेम है, जैसे सेम कैटेगरी में लोग होते हैं ना उनका दुकड़ा सेम होता है, और जिनका दुकड़ा सेम होता है ना उनकी दोस्ती खतरनाक होती है। समझ में आई बात। जैसे अभी आपकी एक फ्रेंड जॉब लगी हुई है और आप फोटोकॉपी नोट्स लेके घूम रहे हो, तो दुकड़ा सेम नहीं है। अब जिसके कि यही है, मैंने लक्ष्य वाला दिया, उसमें इतने आ रहे हैं, तेरे कितने आ रहे हैं, फिर बनेगी दोस्ती, है क्या नहीं। तो अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे आप कोई भी लंबी वैकेंसी की तैयारी करो, मैंने इतने इंटरव्यू वगैरह सुने, आज के दिन भी खूब सुनते हैं, जितने भी मैंने सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी देखी ना, तो उनमें मैंने एक चीज़ नोटिस की, जितने कोई RSIS है तो कोई बिजनेसमैन है तो सफल बिजनेसमैन, वो अपनी धुन पर काम करते हैं। समझ आई बात। और बाकी के जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो दुनिया के हिसाब से काम करते हैं, दुनिया चलाती है उनको। जैसे वो कहीं गए, कहीं जाते ही देखा कि यार वो फर्स्ट ग्रेड बन गया यार, शानदार मामला है, वो घर आके फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस चेक करना शुरू कर देता है, ठीक है। 2 दिन बाद में कोई आके बोल देगा तू फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है, 2 साल बाद वैकेंसी जूनियर अकाउंटेंट सामने था, दिखे को नहीं गए, वो दूसरे दिन जूनियर अकाउंटेंट वाला ढूंढने लग जाता है। समझ में आई बात। तो फिर वो कहीं का नहीं रहता। एक ये चीज़ नोटिस करना। एक दूसरी तीसरी चीज़ ये बता दूं, आप जब तक कंपटीशन की तैयारी करो ना, तो जितना कम हो उतना सोशल कनेक्शन रखना। सोशल कनेक्शन बोले तो कम कम कोई प्रोग्राम में जाना, कम, ठीक है ना। ये तो पूरे लाइफ टाइम ही रखना चाहिए, जॉब लग जाए ना तो भी रखना, ज़्यादा में कुछ नहीं है फ़ायदा, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि सर भाई कैसे पता क्या क्या ना, मैंने ना सारा कर करके ट्राई किया हुआ है, ठीक है ना, कि किस में फ़ायदा है किस में नुकसान है। तो आधा तो लोगों को देख देख ही कर लिया। मैं बताऊं कैसे, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर अपना खुद का काम ही कर रहे हो, XYZ कुछ भी, तो आप कहीं पर भी जाओगे ना तो थोड़ी देर वहाँ पे जाते ही कोई आएगा, कोई ज्ञान दे देगा फालतू में, ठीक है। उसका कोई लेना देना, उड़ता तीर सीधा, ठीक है। खुद के चाहे पूरी लगी पड़ी हो चारों तरफ से, ठीक है ना, तो भी कुछ ना कुछ आपको ज्ञान देगा। अब आपकी होगी खोपड़ी खराब, आप घर आओगे फिर आप सोचोगे यार उसने ऐसा कह दिया, तो वो गई ना। अब कई बोलते हैं कि कोई शादी ब्याह रहे होते हैं, घर का भी क्या जाओ, आधो घंटा लागी जिम राजा कहाँ पर पड़े, ठीक है। ठाक होनी आधा घंटा ला रहे, पूरा दिन की गई, क्यों वो मोड़ ठिकाने को ना आए, एक जिमन को नसो दूसरे दिन तक ही उतरी आग रहे, ठीक। तो ऐसा गलत काम कभी मत करना, ठीक है ना। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप याद रखना। यदि आपको लगता है कि यार ऐसे कुछ नहीं होता, तो 2-3 प्रोग्राम अटेंड करना फटाफट से। क्यों, जैसे अभी कोई आप जाओगे तो आग गुलाब जामुन थाली में रखे पहले के कहीं लागा, तो लागत पड़े जना है, ठीक है। लाग अजन तो पूछ तो ही नहीं कि मैं लागा कौन लागता है, लागता जन ठाकुर पड़ती। लेकिन अब उनका कोई सेंस नहीं है, ये नहीं कि खुद का कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो आपको पूछ रहा है, खुद की भी ठुकी पड़ी है, लेकिन वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनको कोई लेना और कोई देना। और हकीकत बता दूं, जो ढंग का आदमी होगा ना, वो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही नहीं, वो सिर्फ हालचाल पूछ के चला जाएगा। आप नोटिस करना ये चीज़, देखिए आपने नोट किया, तो इसलिए कम से कम कनेक्ट रहने का। और एक दो चीज़ मैं बता दूं, जो इतना कहने वाले कि सब अच्छा होगा, तुम आप ये करो, ठीक है अच्छा होगा, ये कहने वाला जो आपको आदमी मिल जाए ना, तो आप समझ लेना कि यही सच्चाई कैसी, ऐसे मिलते ही नहीं। समझ आई। मैंने जब से YouTube स्टार्ट किया ना, आज तक कोई सिंगल बंदा ही ऐसा नहीं है कि नहीं यार चीज़ बढ़िया है, शानदार करो। कोई इक्के दुक्के मतलब वो थे, उन्होंने भी लाइट पहले पूरा रोना रोक के लास्ट में बोला कि देखो भाई करो, देखो उजावत बड़ी है, ठीक है। तो अब वो आते हैं, इम कहाँ आने जानी है, इनकी मतलब को नहीं, खुद की कर ली तैयारी। तो अब यदि उनके कहने से मैंने बंद कर दिया, तो इसका मतलब कोई तीसरा कहेगा तो मैं फिर चालू कर दूंगा, राइट हो गया ना। तो फिर आप कहाँ रहे जब किसी ने कुछ बोला और आपने डिसीजन चेंज कर दिया, तो आपका तो कुछ रहा ही नहीं ना। आप तो फिर वो वैसे हो गए कि ये लो, अच्छा ये कम, ये ज़्यादा, ऐसे हो गए ना। तो अब उनको कोई मतलब नहीं, मैं उनसे, वो कभी पूछते हैं कि इसमें ये नहीं है, वो मतलब नहीं है। हमने कहा, हमने आपसे पहले बात पूछा कि इसमें क्या है क्या नहीं है,
यदि हम इसके अंदर बर्बाद होते हैं तो आपसे कुछ लेंगे, या फिर हम इसमें आबाद होते हैं तो आपको कुछ देंगे क्या? नहीं ना। लेकिन उनका काम, आपको जो अच्छा लगे ना वो किया करो। मेरा तो पर्सनली ये मानना है। मैंने आज तक टीचिंग लाइन के अलावा फॉर्म नहीं भरे। नहीं भरने का एक मतलब है कि टीचिंग लाइन का ही करना, जॉब लगे तो ठीक है, ना लगे तो भी यही करना है। और आपकी एक चीज़ मैं बता दूं, चाहे जॉब लगे चाहे ना लगे, जो अपने काबिलियत पर आप मतलब आप अपनी पर शक मत करना। आप यदि निरंतर मेहनत करते हो ना, आपके आउटपुट आता है, और आता है 100% आता है। ये मैंने मेरे एमएससी वगैरह में मैंने टेस्ट किया था। जब मैंने एमएससी की थी तो मुझे सारे बोल रहे थे कि यार एमएससी क्यों कर रहे हो, सेकंड ग्रेड तक का काम चल रहा है, सेकंड ग्रेड बनोगे तब एमएससी कर लेना। तो मैंने उस किया, और आज जो हम कॉलेज में पढ़ाते हैं ना, वो हम हमारी एमएससी के दम पर ही पढ़ाते हैं। पहले दिन जाते बोले एमएससी लाओ, स्कैन करके लगाई आगे कि भाई यहाँ जॉब करते हो कॉलेज लेक्चरर की तो एमएससी तो मस्ट है। समझ, एक अपनी योग्यता को अधिक से अधिक बढ़ाने पर निरंतर वर्क करो। क्वालिफिकेशन रुकना ही नहीं चाहिए। एमए कर ली, पीएचडी लगा तो नेट का कर लो। समझ में आई बात? क्योंकि ये योग्यता आपको हमेशा जिंदा रखेगी। और मैंने जितने लोगों को देखा जो हाईली सक्सेस है, उनको अपने काम के प्रति बहुत विशेष लगाव है, बाकी से कुछ मतलब ही नहीं। वो अपना काम से लव करते हैं, और ज़िंदगी में खुश वही रहता है जो अपने काम से लव करता है। आप बाहर भटक के देख लो, दुखी दुखे, और वरना आपको पढ़ाने का शौक है, पूरे दिन पढ़ाते जाओ, आनंद ही आनंद है। ये मैंने इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स का और इतने मैंने लोगों का देखा है मामला, और सक्सेस ज़रूरी मिल जाती है। एक यहाँ के मेरे फ्रेंड है, वो मैथ पढ़ाते थे, तो उनको कई बोलते कि आपकी जॉब लगी नहीं लगी, वो बोलते थे मुझे मैथ है बस मेरे, और कुछ नहीं। तो वो पढ़ाते गए, कोचिंगों में पढ़ाते थे, 2-4 साल नहीं लगी। लोग, मैं आपको ये बता दूं, आपको यदि थोड़ी सी सक्सेस देरी से मिली ना, थोड़ी सी भी देरी से, आपसे बात करना तक बंद कर देंगे। जस्ट आप ये देख लेना, थोड़ी सी हल्की सी एज होगी तो आप यहाँ कहीं जाओगे तो सीधा ही मतलब आप जैसे कि आप गए ना गए बराबर हो, ठीक है। हल्की सी सफलता मिली ना, अचीवमेंट, तो फटाक से वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो अब ऐसे लोगों का क्या? मैंने कई बार नोटिस किया, कई लड़के बोलते हैं कि आपने बाल ऐसे किए नहीं किए, वैसे नहीं किए। कई तो मुझे ये बोलते हैं कि यार आप 2 बच्चों के बाप जैसे लगते हो, आप ऐसे क्यों रहते हो? मैंने कहा आपको ये छोटी सी बात लगती है क्या, 2 बच्चों का बाप होने की? वो बहुत ही रेस्पॉन्सिबल चीज़ होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने कहा वो ऊंचे नीचे वो सारे करके देख ली भाई। यदि आपका हेयर स्टाइल चेंज, अगले का नेचर चेंज, आपकी ड्रेस चेंज, अगले का नेचर चेंज, तो फिर ऐसे इंसानों से क्या करना ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये मैंने चीज़ कब नोटिस की, मैंने रीट का दिया, मेरा बहुत अच्छा स्कोर था, तो लगे था कि जॉब लगेगी। तो सारे जहाँ जाते ना, पहले ही चाहे जो पहले नहीं बोलते थे वो भी कि हाँ कैसे हो, क्या है, अच्छा हो जाएगा, बढ़िया, शाबाश, डन। जैसे वो रद्द हुई, अगले दिन से कोई मिला ही नहीं। फिर थोड़ा और हुआ, फिर सेकंड ग्रेड का पूरा ऊपर पिक तक आया, तब तक मैंने बहुत ज़्यादा हाई रेंज में तैयारी की। तो फिर लास्ट में जाता वो भस्म हो गया, भस्म होते ही लोग ही भस्म हो गए, ठीक है। तो अब लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, पॉइंट के 8 अंकों तक हिसाब रखते हैं, ठीक है ना, कि कौन सी परिस्थिति पर कौन किसके प्रति कैसा था। क्यों? क्योंकि जब आपको सक्सेस मिलेगी तो फालतू में टाइम किसको ख़राब करना यार। तो गिनती चुनती गए हैं 4-5, तो उनके लिए टाइम निकाल लो, क्योंकि वो थे जब आप कुछ नहीं थे तब भी। बाकी के तो चाहे नज़दीकी रिलेटिव हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में बोलने वाले ऐसे हों, टाइम वेस्ट करते ही नहीं है। बहुत ही मूड होता है ना खुद का कि चलते हैं टाइम पास करके आ जाते हैं, तो टाइम पास करने चले जाते हैं, वरना नहीं। चाहे कोई कितना ही करीबी हो, चाहे कितना ही दूर हो, ये आपको और ज़्यादा फील होगा। आपको मैं ये तक बता दूं कि हम जब जिस रेंज के पेमेंट में मैं जॉब करता हूँ ना, अब मैं तो मेरे हिसाब से जॉब करता हूँ, टाइमिंग के हिसाब से। अभी जैसे टाइमिंग ये है तो इतनी सी जॉब करते हैं ताकि नेट की तैयारी करें। अभी 1 तारीख से कॉलेज खुलेगी तो ये से कर लेते हैं। कभी लगता है कि पेमेंट ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए, तब 2 डबल जॉब कर लेते हैं। तो जिस टाइम जिस रेंज का पेमेंट मिलता है, लोग उस टाइम उसी रेंज के हिसाब से बात करते हैं। इतना तक देखा हुआ है मेरा। नेट मांगते लेकिन चलता है, ठीक है, बिल्कुल चलता है। तो मतलब इतना तक मैंने तो ये देख लिया, मैंने कहा यार महीने कितने आते हैं तब लोग ऐसे बात करते हैं, और इससे ज़्यादा आते हैं तो ऐसे बात करते हैं। तो फिर ऐसे इंसानों का जब आप क्लियर होता है ना, तो फिर क्या होता है कि अपन टाइम ख़राब नहीं करते। अब वैसे इंसान कुछ बोलता है तो ठीक है, पास में निकल गया तो भी ठीक है, तो ऐसा करके है, समझ। तो मैंने जो सक्सेसफुल लोग देखे ना, उनकी एक देखी तो उसमें आया था एक कि मस्टैंग वगैरह वो कौन सी गाड़ी होती है कि उसमें 2 ही सीट क्यों होती है। तो उसने कहा कि जो मस्टैंग खरीदने की औकात रखते हैं ना, जो 2-2.5-3 करोड़ की, उनके ज़्यादा फ्रेंड भी नहीं होते, बस एक ही बैठा है, काम फिनिश। और जितने भी, क्योंकि टूट के काम करते हैं तो टाइम नहीं मिलता है, तो इतना ही उनका सर्कल रहता है। तो अब मैंने देखा कि यार इनका लिमिटेड सर्कल कैसे, क्योंकि ये काम पर फोकस करते हैं, फालतू लोगों पर ध्यान ही नहीं देते। और कई लोग बोलते हैं ना कि अमीर लोग होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो घमंडी होते हैं, ईगो होते हैं। वो घमंडी और ईगो नहीं होते हैं, वो सिर्फ ढंग के इंसान से ही बात करते हैं, बाकी वो बात ही नहीं करते हैं, समझ। वो कचरे पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उनको लगता है कि इनका ईगो है। अरे ईगो नहीं है, फालतू एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, इसको रोको।